हाय फ्रेंड्स, प्रोफेसर जो हियर और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट्स के बारे में। तो स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है, ये शेयर्स एक्चुअली क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है, डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है, एक अच्छा ब्रोकर कौन होता है, ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज करने हैं जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस और इसके अलावा और भी जो कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करता है ट्रेडिंग को, उसको हम इस सेशन में देखेंगे। सो दोस्तों, बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक मार्केट है। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, सब ने तो देखा होगा एक वेजिटेबल मार्केट जहां पे सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट्स में होते हैं शेयर्स और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स, करेंसीज, ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर किसी स्टॉक का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, लोगों को लगता है कि ये कंपनी अच्छा है तो उसका प्राइस ऊपर जाता है, और लोगों को अगर लगता है कि उसका वैल्यू इतना नहीं है और उसका सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में और कोई उसे डिमांड नहीं कर रहा, तो उसका प्राइस गिरने लग जाता है। पहले तो दोस्तों हमें ये समझना है कि एक्चुअली ये शेयर होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हमारा दोस्त मिस्टर राज, उसे एक कंपनी स्टार्ट करना है। तो इनिशियली वो अपने जेब से पैसा डालता है और एक छोटा सा कंपनी को स्टार्ट करता है। फिर उसे लगता है कि नहीं, अभी मुझे एक कंपनी को बड़ा करना है। तो वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, फ्रेंड्स से कुछ पैसे लेता है और अपने कंपनी को थोड़ा बड़ा करता है। फिर राज को लगता है नहीं, मुझे और इस कंपनी को बड़ा करना है। तो राज फिर लोकल एक बैंक के पास जाता है, वहां से लोन लेता है और कंपनी को बड़ा करता है। इसके बाद राज को लगता है नहीं, मुझे अभी इससे भी बड़ा करना है, मुझे ऑल ओवर इंडिया काम करना है, ये लोकल काम करके, स्टेट में काम करके मजा नहीं आ रहा। तो वापस बैंक के पास जाता है, तो बैंक कहता है सॉरी राज, इतना पैसा तो हम आपको दे नहीं सकते। तो अब राज के पास क्या सोल्यूशन है अपने सपनों को पूरा करने के लिए? तो राज के पास नेक्स्ट सोल्यूशन है अपने कंपनी का कुछ हिस्सेदारी बेच दे। वो लोगों के पास जा सकता है और लोगों को ये कह सकता है कि आई विल गिव यू शेयर्स, मैं अपने कंपनी का शेयर्स आपको दूंगा, बदले में आप मुझे पैसा दीजिए। और ये जो एक्टिविटी होता है इसे कहता है आईपीओ। अब इसके बहुत प्रोसेस वगैरह लंबा है, उसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। आईपीओ होता है प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट मतलब जब लोग शेयर्स को खरीदते हैं आईपीओ के द्वारा, तो जो पैसा आता है वो आता है डायरेक्ट राज के कंपनी में, और राज फिर उस पैसे से जैसा चाहे उसे यूज कर सकता है और अपने कंपनी को ग्रो कर सकता है। तो इससे क्या हुआ कि राज को पैसा मिल गया कंपनी को ग्रो करने के लिए, और पब्लिक को, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए जहां पे उसका प्रमोटर मेहनती है और आइडिया एकदम जबरदस्त है। तो आने वाला वक्त में उनका शेयर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा और वो प्रॉफिट कमाएंगे। अब ये शेयर्स एक बार लोगों को दिया जाता है, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद होता है शेयर्स का लिस्टिंग। हाँ, अब ये शेयर्स का लिस्टिंग कहां पर होता है? ये शेयर्स का लिस्टिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज में। अब समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या है। अब इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है बीएसई, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शुरुआत हुआ 1875 में, लेकिन उससे 25 साल पहले ही इंडिया में फर्स्ट शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ था। 1850 में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक पारसी और 4 गुजरातीस, उन्होंने फर्स्ट शेयर्स का ट्रांजैक्शन किया। इवेंचुअली लोगों को समझ में आया कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, तो धीरे धीरे ब्रोकर्स आने लग गए, एंड बाय 1875 300 ब्रोकर्स ने एक रुपया डाल के एक एसोसिएशन फॉर्म किया जिसका नाम था
नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, और उसके बाद अराउंड 75 ईयर्स तक वो चलता रहा। इंडिया आज़ाद हुआ, पार्लियामेंट बना एंड गवर्नमेंट ने देखा कि शेयर मार्केट काफ़ी ग्रो हो रहा है, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो 1956 में SCRA एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, विच इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेगुलेशंस एक्ट। सेकेंड स्टॉक एक्सचेंज जो मोस्ट पॉपुलर है, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये फाउंड हुआ 1992 में और ऑपरेशनल हुआ 1994 में। अब स्टॉक एक्सचेंज में एक बार शेयर लिस्ट हो जाता है, उसके बाद में बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, बेस्ड ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जाते रहता है। अभी स्टॉक एक्सचेंज से अगर हमें शेयर्स को खरीदना है तो सबसे फर्स्ट आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट आप कोई भी बैंक में जाके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ब्रोकर को आइडेंटिफाई करना है, और वो ब्रोकर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा और आपका डीमैट अकाउंट ओपन करेगा। अब ये डीमैट अकाउंट कहाँ खुलता है? डीमैट अकाउंट ओपन होता है एक डिपॉजिटरी के पास। अब इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL एंड CDSL। अब ये डिपॉजिटरी है क्या? जब आपके घर में कैश होता है, आप उसे जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैंक एक सेफ जगह है आपका कैश रखने के लिए। उसी तरीके से आपका शेयर्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उसे सेफ रखने के लिए आप उसे एक डिपॉजिटरी में रखते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, और ये डॉक्यूमेंटेशन है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ इनकम, पैन कार्ड, फोटोग्राफ कॉपी, कैंसल्ड चेक का कॉपी, और 2 एडिशनल टिप्स मेरे तरफ से, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट एंड अपने सिग्नेचर का एक स्कैन्ड कॉपी। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है इन सॉफ्ट कॉपी, ताकि जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं आप ये डिटेल्स अपने ब्रोकर के वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। एक बार आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, फिर आप ट्रेडिंग करने के लिए आज़ाद है। आप आपके सेविंग्स अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग कैसे होता है? दोस्तों, एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग है अपना नॉर्मल ट्रेडिंग, जैसे हम दुकान में जाते हैं, पैसा देते हैं और कुछ सामान लेते हैं, उसी तरीके से आप ट्रेड भी कर सकते हैं। आपने पैसा दिया सामने वाले को और आपने शेयर्स उनसे खरीद लिया, वो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा और आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कैश मार्केट। और अलग टाइप के ट्रेडिंग्स भी होते हैं, लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। उसके अलावा FNO का ट्रेडिंग होता है, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। उसके लिए थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है उसमें ट्रेडिंग करने से पहले। करेंसी में कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं। तो जब आप ट्रेडिंग करने की शुरुआत करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए उस फाइनेंशियल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्योंकि विदाउट नॉलेज अगर आप ट्रेड करेंगे तो बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन नॉलेज के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप आपके रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म मार्केट में टिके रह सकते हैं और मार्केट का ग्रोथ का एडवांटेज ले सकते हैं। इसमें 2 मेजर टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं स्टॉक मार्केट्स में। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो नॉर्मली ट्रेडर्स यूज करते हैं, और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, या थर्ड है टेक्नो फंडा। जब आपको इन्वेस्ट करना है आप दोनों को यूज कीजिए, आप टेक्नो फंडा यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो चार्ट को देख के आप ट्रेडिंग करते हैं। ओके, इसमें आप बाकी कुछ नहीं देखते, आप सिर्फ चार्ट्स को ओपन करते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक का और आप उसको देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल में आप देख सकते हो, मार्केट वो ग्रीन लाइन से ऊपर जाता है और फर्स्ट टाइम वो ग्रीन लाइन पे आ जाता है तो आप देखते हैं लेवल 1।
मार्केट वहां से बाउंस हो गया। उसके बाद में आप देखते हैं फिर ऊपर वाला ग्रीन लाइन को मार्केट क्रॉस करता है और वापस प्राइस उसी ग्रीन लाइन पे आता है जो लेवल 2 वाला है। आप वहां पर भी ऑब्जर्व करते हो कि जब वो ग्रीन लाइन पे मार्केट आया तो मार्केट वहां से फिर बाउंस हुआ। तो जब तीसरी बार मार्केट ऐसे ही ऊपर वाला ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है और फिर से वो ग्रीन लाइन पे आता है, तो थर्ड लेवल पे आप एक बाई को एग्जीक्यूट करते हो और इसी तरीके से फोर्थ लेवल पे भी आप एक बाई को एग्जीक्यूट करते हो। इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जहां पे आप चार्ट्स का प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं, मल्टीपल लेवल्स को देखते हैं और उसके बेसिस पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद में जब ट्रेड या प्राइस आपके फेवर में जाता है तो आप प्रॉफिट बुक करते हैं। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारा स्टडीज है। एक होता है चार्ट का स्टडी, दूसरा होता है चार्ट के स्ट्रक्चर का स्टडी, तीसरा होता है चार्ट पैटर्न्स का स्टडी, उसके बाद होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद होता है ऑसिलेटर्स का स्टडी, उसके बाद होता है ट्रेंड लाइक मूविंग एवरेजेस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मार्केट का साइकोलॉजी बताता है। ये अलग अलग स्टडीज है टेक्निकल एनालिसिस में। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखकर ट्रेड कर रहे हैं या सिर्फ चार्ट को देखकर ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास इन सारे एरियाज का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, ये जो है इनका नाम है जेसी लिवरमोर। जेसी लिवरमोर जो है 19th सेंचुरी का सबसे फेमस ट्रेडर है, सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर भी कह सकते हैं हम। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, पूरा दुनिया लॉस में गया था, तो जेसी लिवरमोर ने 3 महीने में $100 मिलियन कमाया मार्केट से। और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कमाया, लेकिन जेसी लिवरमोर जो है वो काफी फेमस हुआ क्योंकि $100 मिलियन एक माइलस्टोन फिगर था। उन्होंने ये कैसे कमाया? उन्होंने चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करके कमाया। सो दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को ठीक से फॉलो करेंगे, हो सकता है आपको छोटा छोटा लॉसेस हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस होता है जहां पे आप कंपनी का बैलेंस शीट्स को देखते हैं, उसके प्रॉफिट को देखते हैं, लाइक नेट प्रॉफिट को देखते हैं। सेकेंड होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। उसके बाद में उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं, मतलब आने वाले टाइम में कंपनी में कितना पैसा आ सकता है, या डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कितना कर्जा है कंपनी के ऊपर, ये देखते हैं। इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अलावा और भी बहुत कुछ स्टडी होता है कि ये बेसिक मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूँ। और फंडामेंटल एनालिसिस करके मैं श्योरली जानता हूँ बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वॉरेन बुफे ने बहुत सारा पैसा कमाया। ऐसा नहीं कि वो रातों रात अमीर बना। वॉरेन बुफे एट द एज ऑफ 11 उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था अपने सिस्टर के मदद से, एंड इवेंचुअली उन्होंने खुद का अकाउंट वगैरह किया और ट्रेडिंग करना शुरू किया, इन्वेस्टिंग करना शुरू किया, और इन्वेस्टिंग करते 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 वो दुनिया के टॉप 10 अमीरों में हमेशा उनका नाम रहता है। सो फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो। फंडामेंटल एनालिसिस का एक सेकेंड पार्ट भी है। ये जो रेशो एनालिसिस है इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब फिगर्स में हम देख सकते हैं। दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस में मैनेजमेंट एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैनेजमेंट के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का ग्रोथ। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को या सबको ही पता होगा द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचने से लेके एक पूरा इंडस्ट्री खड़ा किया इंडिया में। उनका जब डेथ हुआ तो उनका वेल्थ का वैल्यूएशन था $2.9 बिलियन, एंड देन कुछ साल लगे और उसके बाद उनका पूरा जो बिजनेस था वो अपने दोनों बेटों में स्प्लिट हो गया, दैट इज मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके गया और आज उनका वैल्यूएशन है $90 बिलियन। उसी जगह पे अनिल अंबानी कुड नॉट परफॉर्म वेरी वेल। इनफैक्ट कुछ साल पहले
उन्होंने लंदन के एक कोर्ट में अपने आप को बैंकरप्ट भी डिक्लेयर किया। सो इससे आप पता लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट के ऊपर भी पैसा लगाना ये भी एक अच्छा टाइप ऑफ एनालिसिस है। तो बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स, आपको मैनेजमेंट कैसा है एक कंपनी का ये देखना भी जरूरी है, क्योंकि एक बुरा मैनेजमेंट एक अच्छे कंपनी को डुबा सकता है और एक अच्छा मैनेजमेंट बुरी तरह से चलने वाले कंपनी को एक अलग लेवल पे सक्सेसफुल बना सकता है। सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए ये 3 चीज जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेडर्स साइकोलॉजी या इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी। आपको आपके साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जब ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी कभी आपका ड्रॉ डाउन होता है, लॉसेस दिखते हैं आपको आपके अकाउंट में, तभी आपको डरना नहीं है। अगर आप श्योर हो आपके थीसिस के ऊपर, फिर आप बिंदास बैठ सकते हैं। सेकंड, वो कॉन्फिडेंस से बैठने के लिए आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्क किया है एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, तो आपको मनी मैनेजमेंट ठीक से नहीं करने की वजह से भी टेंशन आ सकता है। समझो आपने आपका पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगाया और वो 15-20% ड्रॉ डाउन हुआ, नीचे आया, तो आपको तो टेंशन आएगा ही। लेकिन अगर आपने आपका पैसे को थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक्स में लगाया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझो अगर एक स्टॉक में जिसमें आपने सिर्फ 10% इन्वेस्ट किया है, अगर वो 15% डाउन आएगा तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में सिर्फ 1.5% का ड्रॉ डाउन आएगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है डाइवर्सिफिकेशन। जब भी आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं, आपको आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है इनटू डेट, इनटू हाई रिस्क स्टॉक्स, मीडियम रिस्क स्टॉक, लो रिस्क स्टॉक। इस तरीके से अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा तो आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों ये है कि आपको एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करना है। मतलब ट्रेड लगाने का एग्जीक्यूशन आसान हो, फंड्स ट्रांसफर करना और फंड्स निकालना आसान हो, आपको लॉन्ग टर्म गाइडेंस करे। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देयर आर फुल सर्विस ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ विनर। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, और अगर इफ यू वांट रेगुलर अपडेट्स ऑन न्यूज एंड सच important topics from the financial markets, please do subscribe. Thank you. Namaskar.